ऑलराइट जी, वेलकम। एंड मैं मुजम्मिल अली खान, आपको अस्सलाम वालेकुम और मेरे साथ आयशा यूसुफ। एंड होपफुली आपकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत एनर्जी वाली स्टार्ट हुई होगी। हम आपके लिए न्यूज़ का एक ऐसा फ्यूजन लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन का हर रोज़, जो आपको स्ट्रॉन्ग और इन्फॉर्म मॉर्निंग स्टार्ट करने में हेल्प करता है। हमारी कॉफ़ीज़ पड़ी हैं इस तरफ, आपकी होपफुली आपके हाथों में होंगी। आयशा, अगर कैफीन दुनिया पे ना होती तो क्या आप सुबह चल पाती? तो अब चल ही जाते, फिर सभी ऐसे होते हैं ना। नॉर्मलाइज करना इंसानों की आदत है, हम अडेप्टेबल क्रीचर है, हम अडेप्ट करना जानते हैं। ये जो आपने कहा ना, आपको अस्सलाम वालेकुम, तो मेरे साथ आपको कोई मसला है कि मुझे सलाम नहीं कर सकते? आपने कर लिया था सलाम। कर लिया था सलाम। बादल जी देखिए, हमारा यहाँ पर बातचीत करने का मकसद, हल्की फुल्की बातचीत करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका आगाज़ जो होना दिन का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आपके दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो ऑल्दो हमें पता है कि खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही होती हैं, तो फिर हमारी तरफ से अगर अच्छी बातें सुनने को मिल जाएं, शायद थोड़ा सा दिल बहल जाए। जो बुरी बुरी खबरें आपको रोजाना सुनने को मिल रही होती हैं, और बुरी खबर कौन सी है आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल एक मर्तबा फिर से एक नई कीमत के साथ हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हुए हैं। 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 4 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ है, और डीजल 3 रुपये 62 पैसे मज़ीद महंगा हो चुका है। आज पेट्रोल की नई कीमत जो है वो हो चुकी है 331 रुपये 52 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। 4 दिन के अंदर पेट्रोल 15 रुपये 37 पैसे और डीजल 24 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। अच्छा, इस महंगाई को अगर हम आलमी मंडी से कंपेयर करके देखें तो खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, और बरतानवी खाम तेल की कीमत की सेंचुरी हो चुकी हुई है। अभी ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फ़ी बैरल हो गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $91 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। अब इतनी ज़्यादा जब कीमतें बढ़ रही हैं तो अमराती तेल को किस तरह से भूला जा सकता है? खाम तेल अमराती जो है वो कीमत $160 फ़ी बैरल से यानी कि अप अबव अ सेंचुरी पहुंच चुका है। और जो हम लोग इस मुल्क में फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं पेट्रोल की कीमतों को लेकर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है ना वो आता है उन पे कि जिन्होंने डेली ऑफिस जाना है, बाइक्स यूज कर रहे हैं, मिडिल क्लास पीपल। और हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास सबसे बड़ा तबका है। किसी भी मुल्क का वर्कफोर्स का मिडिल क्लास सबसे बड़ा तबका होता है, तो फर्स्ट टू इम्पैक्ट वही। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर कहा जाता है कि अगर आप मुस्कुरा सकते हैं ना, तो आप हर तरह के हालात को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको डील उनको मैनेज करने की सलाहियत जो है ना वो रख सकते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छी मीम देखी कल फेसबुक के ऊपर, वो मैं आपको बता देती हूँ। लोगों ने लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करें कि दिन में 5 मरतबा 5 नमाजें होती, तो दिन में 5 मरतबा तब्दील कर दिया करें अगर पेट्रोल की कीमत, तो इसमें कोई मजाक नहीं है। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बता देते हैं कि ये सारा कुछ जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर हो रहा है, उसके पीछे जो रूट कॉज है उसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। अमरीकी अफवाज ने ईरान में फ़ौजी अहदाफ पर मुसलसल 13वीं रात भी हमले किए हैं। 13 रोज़ हो चुके हैं। एक MOU साइन हुआ था, जंगबंदी थी, जंगबंदी के बाद दोबारा से आगाज़ हुआ और अब 13 रोज़ हो गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास, अहवाज और जजीरा कैशम में अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकी, वो धमकी क्या है? वो ये है कि ईरान को ज़्यादा तकलीफ अभी नहीं पहुंचाई है, हम और भी बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने पर गौर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका फैसला शायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से वोटिंग की गई है। अब वोटिंग किस तरह से टर्न आउट किया उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलें कि जंग रोकने के हक में वोटिंग की, और ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ऐसे हैं कि जिन्होंने इसके हक में वोट दिया, और मुखालफत की इसकी 208 वोटों ने। और फिर उसके बाद 4 ऐसे वोट थे जिनमें रिपब्लिकन अरकान भी शामिल है कि इन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस मरहले की जो ये करारदाद है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और वोट दिए। और एब्सटेंशिया जो है, यानी कि यहाँ से जिन्होंने एब्सटेन किया इस वोट से, उनकी एक बहुत खफीफ सी मिकदार भी इसके अंदर शामिल है पूरी रेसिपी में। मार्को रूबियो ने भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो आंख के बदले सर की है, और ईरान को हर गुजरती रात के साथ एक बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अब दूसरी जानिब अब्बास अरागची साहब जो हैं, उनकी तरफ से कहा यह गया है कि बेसोचे समझे जाहिरियत ट्रंप को भारी कीमत जो कि उस पर ट्रंप पे लेके आएगी, और ट्रंप को डैमेज होगा इस चीज़ की वजह से और इस पॉलिसी की वजह से। अब हमारे साथ इस वक्त माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं। इनके साथ हमेशा हमारी डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त और अच्छी गुजरती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और शुरू कीजिएगा कि ये 13वां जो दिन गुजर चुका है, जो रात गुजर चुकी है 13वीं, कहाँ मरहला पहुँच चुका है इस जंग का भी? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एज वेल एज टू योर व्यूअर्स।
जो सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जो अभी आपने बातचीत की है जिस पर, और मैं चाहूँ उन दोनों को वन बाय वन मैं लूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त दोबारा से जो जंग शुरू हुई है और 13वां दिन उसका चल रहा है, उसका वजह यही है कि दोनों मुल्कों ने असल में उनके अपने अपने इल्ज़ामात हैं। एक ये कहता है अमेरिका के ईरान ने अपनाए हुर्मज़ अभी भी बंद रखी और उसने जो बहरी जहाज हैं उनकी आमदोरफ्त में उसने खलल डाला है, तो इस वजह से वो ये कर रहे हैं। दूसरा ईरान ये कहता है कि इन्होंने शुरू दिन से ही हमें कबूल नहीं किया और फौजी दबाव हम पर बरकरार रखा, जिसकी वजह से कि जो और बहरी नकलो हरकत जो हो रही थी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो हमें नुकसान पहुंचाते रहे, तो इस वजह से जंग शुरू हुई। मेरा कुछ और ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि वो जो MOU साइन हुआ था, और वो याद हो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसा MOU था जिसके अंदर आने वाली जो होने वाली डील थी अगले 60 दिनों में, जिसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, वो भी इसके अंदर पिन्हा है। मुझे यूं लग रहा है कि उसके अंदर कुछ ऐसी शिकें मौजूद थी जो बहुत मुबहम थी और जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों फरीकैन ने अपनी अपनी तशरीह उसको दी। एक ये कह रहा है कि जी जनाब अपनाए हुर्मज़ पर मेरा कंट्रोल मान लिया गया है जी हाँ, तो एक कहता है कि जी मेरा कंट्रोल मान लिया गया, ईरान ने कहा जी अपनाए हुर्मज़ पर अब मैं इस पर कंट्रोल रखूंगा। दूसरा कहते नहीं जी हमने तो इसको क्लियर कर दिया, ये इंटरनेशनल वाटरवे, कोई इसको बंद नहीं कर सकेगा और किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है बंद करने की। अब ऐसे बयानात जब आने लगे, फिर एटमी प्रोग्राम के लिहाज से कहा गया कि जी वो तो खत्म हो चुका है, हालांकि उसके ऊपर था कि बातचीत करनी है अगले 60 दिनों में। ईरान ये कह रहा है कि नहीं जी हमने तो कंटिन्यू करना है, तो वो क्लियर नहीं था। इन लिहाज से 2-3 ऐसी शिकें हैं जिसकी वजह से कि ये जंग जो है दोबारा से शुरू हुई है। मैं आपको आपकी इजाजत से यहाँ पर रोक के ना, क्योंकि मेरा एक मारूजी सवाल है इसी नुक्ते से मुतालिक जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुबहम रखी गई थी कुछ शिकें, और ये लूप होल्स के बारे में जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, हम पहले भी बात करते रहे हैं। इसके अंदर हम अगर मैं इल्ज़ाम कहूँ तो स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या ये मीडिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर फरीकैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े वक्त के बाद ये MOU साइन हुआ था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगोसिएशंस हुई थी, उसके बावजूद लूप होल्स का सामने आना। देखिए मीडिएटर्स ने तो 3 लिस्टें बना दी थी इस MOU में। एक लिस्ट तो ये कि अमेरिका को इससे ये फायदा होगा, दूसरी लिस्ट ये थी कि जी ईरान को इससे फायदा होगा, तीसरी लिस्ट ये थी कि अगले 60 दिनों में ये ऐसी चीजें हैं जिन पर के मुज़ाकरात की जरूरत है, जिन पर के आप क्लियर नहीं है, इस पर बातचीत होगी। उनके अंदर हम बात कर चुके और हमने ये कहा था कि जी उनमें सबसे पहले ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरे नंबर पर जो है उसका मिसाइल प्रोग्राम है, तीसरे नंबर पर जनूबी जो लबनान है उस पर जो इसराइल के हमले हैं उनको रोकना है, और चौथे नंबर पर और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अपना हुर्मज़ का खुलना या बंद होना था, उसके ऊपर बातचीत होनी थी। अब हालत ये हुई है कि वो जो तीसरा था ना जिस पर मुज़ाकरात होने थे अगले 60 दिनों के लिए, एक कह रहे कि नहीं जी वो तो मैं कर चुका हूं मेरे हक में, और दूसरा कह रहे नहीं जी वो मैं कर चुका हूं और मेरे हक में है, जिसकी वजह से कि सारा ये कंफ्यूजन पैदा हुई। इसमें दोनों फरीकैन बराबर के इन्वॉल्व हैं, एक को भी आप इसमें किसी को भी मरूदुल इल्जाम फ्रंट फुट पर प्रॉक्सीज जो आ गई हैं, स्पेशली अगर हम यमन और हौसी बागियों की बात करें, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबुल मंदब एंड देन सऊदी शिप्स जो वहाँ से गुजर रहे थे उनके ऊपर अटैक होना, इसको आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आई नो दिस इज़ वेरी ट्रिकी एंड रिस्की टू टॉक अबाउट, बट स्टिल आई वांट यू टू कमेंट ऑन इट। सबसे पहले तो एक ब्लंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पर दे दूं ना कि एक बाहर निकला उसने अपना हुर्मज़ बंद कर दिया, दूसरा बाहर निकला उसने ये जो बाबुल मंदब बंद कर दिया, और फिर इस तरीके से सुइस कैनाल, ये वाटरवे सारे के सारे बाहर निकल के बंद कर देंगे, सारी दुनिया का निजाम रुक जाएगा। ये कोई मजाक नहीं है कि आपके बाहर से जो है एक वाटरवे गुजर रहा है, आपको मालूम है सारी दुनिया का निजाम, सारी दुनिया की तरसील तेल की, सारी दुनिया की तिजारत इसी के जरिए हो रही है। हर एक बाहर निकल के कह रहे हैं जी वो जी बजी मैंने बंद कर दिया, तो ये मजाक नहीं है, ये इस चीज को दर्द देखना चाहिए। हुथियों ने यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा जरा डबल डाउन करते हैं। इस पे इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे सवाल आ जाता है सस्टेनेबिलिटी का। अमेरिका के अपने ऑयल रिजर्व्स भी गिर रहे हैं तेज़ी के साथ, अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी कम होते जा रहे हैं, उनके चार्ट्स आपको कुछ और बता रहे हैं, उनके लीडर्स आपको कुछ और बता रहे हैं। क्या अमेरिका वॉर सस्टेन करने की पोजीशन में है? मार्को रूबियो और ट्रंप के बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं। हम इसको अमेरिका की लेंस से क्यों देखें, हम इसको इंटरनेशनल लेंस से क्यों ना देखें? हम इसको पाकिस्तान के, ईरान के, खुद के, मिडिल ईस्ट के, यानी जो पर्शियन गल्फ है उसमें जो नुकसानात हो रहे हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना? पूरा यूरोप जो है इस वक्त बुरे हालों में है, मतलब सिर्फ एक अमेरिका तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये जो कुछ हुआ है 1/5 हिस्सा अमेरिका अग्रेसर तो है ना। अगर मैं ये लिबर्टी ले सकूं कहने की अमेरिका अग्रेसर तो है, तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं तो वो कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है। ये दिस इज द पॉइंट जिसके ऊपर हम जरा चाह रहे हैं।
सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस वक्त एक सुपर पावर की हैसियत रखता है और सुपर पावर की हैसियत के नाते उसकी चंद जिम्मेदारियां बनती हैं। एक जिम्मेदारी ये बनती है कि तमाम वाटरवेज को क्लियर वो रखेगा, और अगर वो नहीं कर सकता तो उसको ये सीट खाली करनी पड़ेगी, और आपको मालूम है कि वो इस पोजीशन में है इस वक्त कि उसको रखे। दूसरी बात, ऑफ कोर्स उसको अपना भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि देखिए इस वक्त पेट्रोल, चूंकि आप देख रहे 50 रियासतें हैं, 50 रियासतें, ये मैं उसको कहता हूं कि अमेरिका एक मुल्क नहीं है बल्कि एक कॉन्टिनेंट है छोटा सा। 50 मुल्क हैं जो मिलकर एक जो है मुल्क बना रहे हैं। 50 छोटे छोटे मुमालिक हैं जो मिलकर एक कॉन्टिनेंट बना रहे हैं, उसको हम अमेरिका कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि बहरहाल वो चूंकि उसकी एक करेंसी है डॉलर जो कि इंटरनेशनलाइज हो चुकी है, वो उसका भी दिफा करेगा। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका इस वक्त जो सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना, वो दो काम कर रहा है, अपने लिए भी कर रहा है और उसका अपने लिए करना चाहिए, वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी उसको बेच रहा है। देखें जी, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, और हकीकत में ऐसा है भी, हम किसी सूरत में उससे अपने आप को निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी जो है हकीकतन ना सिर्फ अमेरिका के लिए जो है वो मुश्किल हो रही है, बल्कि सारी दुनिया के लिए मुश्किल हो रही है। इस लिहाज से वो आप देखें ना, जहां पर भी जाते हैं ना, अमेरिका के लिए मुश्किल हो रही है। ये जुमला सुन लीजिए, सॉरी, आपको मैंने एक्सप्लोर करना है क्योंकि ये हमें मौका बहुत छोटे टाइम के लिए मिलता है। सस्टेनेबिलिटी का आपने आंसर दे दिया कि ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो रही है अमेरिका के लिए। अब जरा बैनुल अक़वामी क़वानीन की तरफ आ जाते हैं। एक मुल्क के असासे मुंजमद हैं, उनको इस्तेमाल करना, बीइंग एट वॉर विद दैट कंट्री, अपनी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए और पे करने के लिए, क्या ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है? बिल्कुल, आप बहुत अच्छा, आपने यू हैव हिट द बुल्स आई, बेसिकली ऐसा ही है बिल्कुल। और इस वजह से आप देखिए कि होता क्या है, हमेशा यही चीजें हुई हैं जिसकी वजह से ताकतवर ने कमजोर को दबाया है। वो ताकतवर आपको रशिया की सूरत में नजर आ रहे हैं जिसने कि यूक्रेन को दबा कर रखा और उसने असासे जो है मुंजमद किए और उन लोगों को दे दिए जिनके उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता था। और यही हालत जो है अमेरिका इस वक्त जो है ईरान के लिहाज से कर रहा है। इस वक्त 120 अरब डॉलर जो है ईरान के पास, या वो अमेरिका के पास ईरान के मुंजमद असासे हैं, जो कि वो ये कहता है मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका ये कहता है, हालांकि ये बहुत ही मजा का खेज है, पैसे किसी और के हैं, इस्तेमाल ये करेगा। वो कहते हैं इसके बदले में मैं आपको सोयाबीन दे दूंगा। मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जी वो चाहते हैं कि कुछ कोई मटेरियल खरीदा जाए, कहते हैं जी नहीं जी, पैसे बस देंगे और आपको हमसे ही यानी अमेरिका से सोयाबीन खरीदना पड़ेगा। तो दैट इज क्वाइट रिडिकुलस। जो और फिर साथ में ये भी बताते हैं कि सोयाबीन खरीदने से अमेरिकी किसानों को बड़ा फायदा होगा। तो ये तो प्योरली एक ऐसा काम है जो कि हम देखकर सुनकर हंसते ही हैं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस में कि जोर को सलाम है, मतलब ताकतवर है तो वो ये हरकतें करेगा। और हुसैन साहब इकबाल ने कहा था पावर इज मोर डिवाइन देन ट्रूथ, यू हैव टू बी पावरफुल। अगर आप अपने फैसले इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, तकदीर के काजी का फतवा है ये अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी कैंडिड किस्म की गुफ्तगू होती है, उनके साथ बड़ा मज़ा आता है हुसैन साहब के साथ बात करते हुए। उम्मीद और दुआ के साथ देखिए हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि हम दुआ कर सकें, अपनी गवर्नमेंट की तरफ देख सकें कि भाई मीडिएटर का किरदार आप अदा करें तो ज़रा ज़ोर शोर से करें ताकि हमारी ज़िंदगियों के अंदर कुछ हो सके आसानी। एक ब्रेक पर हम जाते हैं। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो आपको नज़र आएंगे दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, आयशा एंड मुजम्मिल, यहाँ पर नहीं बल्कि एक और जगह पर। कहाँ पर? इंडस रास 2026 एक्सपो के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान फ्यूचर में कितनी तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया के साथ कितना कंपेटेबल है, देखेंगे आप इस ब्रेक के बाद। वापस आते हैं तो मुलाकात होती है। दुनिया बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है और इसके अंदर बड़ा जरूरी है कि अगर आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आप इफेक्टिव हो एंड रेलेवेंट हो। पाकिस्तान कॉन्शियस एफर्ट करता है कि दुनिया में एआई की जो दौड़ है उसके साथ साथ रोबोटिक्स की जो दौड़ है उसके अंदर पाकिस्तान का भी हिस्सा होना चाहिए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये एक्सपो। ये एक्सपो जो कि रास एक्सपो है, इसको ऑर्गेनाइज करवाने में हमारी आईटी की मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को हम लोग वो चीज लाके दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडिजिनस डेवलपमेंट क्या हो रही है। आज हम पहुंचे हैं पाक चाइना सेंटर और इस एक्सपो को कवर करेंगे जिसका नाम है इंडस रास एक्सपो 2026। रास का मतलब मैं बता देती हूँ, रास इज रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम। इंडस, अब इंडस हमें वादी सिंध, हमारी बड़ी 5000 साल पुरानी तारीख है, तो उसको अपने जहन में रखकर ही इसको बनाया गया। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं क्योंकि मैं अभी विजिट कर चुकी हूँ। क्या क्या कुछ है अंदर, आपकी आंखें एक दफा ना खुली की खुली रह जाती है। बैक पे अगर आप देख सके ये अजीब सी मशीन आपको नजर आ रही होगी जो बेसिकली कॉकपिट लग रहा है, लेकिन ये असल का एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि ये सुपर मशाक जो हमारा एयरक्राफ्ट है हमारी आर्मी के पास, उसका ये
फ्लाइट सिमुलेटर है। अब ये फ्लाइट सिमुलेटर क्यों बनाया जाता है? ताकि जो लोग सीख रहे हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि जब आप हवा में जाएंगे, कॉकपिट में बैठे होंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, या फिर जो सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, नुकसान से बचने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए वो सिमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डिज़ाइन करने वाली टीम मेरे साथ मौजूद है, उनके एक मेंबर है रबिया। रबिया से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें ज़रा अपनी टेक्निकल टर्म्स के अंदर। कैसी हैं आप रबिया? प्लीज़ एक्सप्लेन करें इस सिमुलेटर के बारे में। Assalamu alaikum. So I'm Rabia, the design engineer from Aero Solutions. हम यहाँ आज इंडस रास एक्सपो पे अपना फ्लाइट सिमुलेटर लेके आए हैं ऑफ सुपर मशाक एयरक्राफ्ट। ये एक मल्टी क्रू मिक्स्ड रियलिटी फुल मोशन सिमुलेटर है, वन ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। तो बाकी भी कंपनीज इनको डेवलप कर रही है बट दे आर स्टिल इन द डेवलपमेंट स्टेज, और हम माशाल्लाह से ये एक ऑपरेटिंग मशीन लेके आए हैं। इसके फ़ायदों में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पायलट फ्लाइंग आवर्स को रिड्यूस करता है। इसके ऊपर जब पायलट एक ट्रेनिंग हासिल कर लेता है तो उसके फ्लाइंग आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये एक मशीन फुली फ्लाइट कंट्रोल्स लोडेड फोर्सेस के साथ ये आपको मिलेगी। अगर कोई फौजी इंजर हो जाता है और वो जगह ऐसी है कि वहाँ से उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी किस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही है, मुसन्ना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसन्ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो टेक यहाँ पे है इस वक्त, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मुझे यहाँ पे स्ट्रेचर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर माउंट हुआ हुआ। व्हाट इज़ दिस अबाउट? So this is basically an autonomous UGV, that is an autonomous unmanned ground vehicle. The purpose of this UGV is that कि अगर आपके जो high conflict areas होते हैं, जहाँ पे disaster struck areas होते हैं, for example let's take Venezuela in the recent times, वहाँ पे for casualty evacuation और supplies deliver करना, this is modular, आप इसको निकाल सकते हैं। You can tailor it specific to your application. तो इसमें आप चीज़ें भेज सकते हैं, वहाँ से चला सकते हैं, जो आपका सोल्जर डाउन हुआ है उसके पास जाकर उसको evacuate कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑटोनोमस इस तरह चलेगा कि आप इसको जीपीएस कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करते हैं, एंड देन इट ट्रैवर्सेस टू दैट जीपीएस कोऑर्डिनेट, जो भी टास्क होता है वो कंप्लीट करता है, एंड देन इट कम्स बैक। ऑलराइट, सो हिसार मार्क 2 हमारे बैकग्राउंड पे है इस वक्त, और हिसार मार्क 1 है जो हमने किया है। मार्क 2 बेसिकली दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, दिस इज़ अ एप्लीकेशन। हमने इस प्लेटफॉर्म में ये एप्लीकेशन शो की हुई है कि हम इसको इस तरह चला सकते हैं। हमारे साथ वॉयजर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हसन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम हसन, प्लीज़ वॉयजर क्या करती है ज़रा बताइए। पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है, इट इज़ वेरी इफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड्स बहुत कॉमन है। आपने देखे होंगे इंस्टेंसेस सवात में 2-3 घंटे लोग वेट करते रहे बट देयर वाज नो रेस्क्यू। तो उस सिचुएशंस को माइंड में रखते हुए दीज हैव बीन डेवलप्ड, दे आर वेरी लेस कॉस्टली, वेरी इजी टू लर्न, कैन बी मेड अवेलेबल एवरीवेयर। इस तरह यही ड्रोन है, इट कैन बी कन्फिगर्ड फॉर फायर फाइटिंग। आप इसके नीचे फायर फाइटिंग के बॉल्स लगा दें, रिमोट एरियाज़ में, फॉरेस्ट में जहाँ ग्राउंड एक्सेस अवेलेबल नहीं है, फायर फाइटिंग लोग पहुँच नहीं सकते, तो वहाँ पे आप उसको रिमोटली उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मिस कायनात मौजूद हैं जो हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगी कि कैलिबर कौन सा है जो इसमें से शूट होता है बुलेट का, कितने राउंड्स पर मिनट हैं जो ये गन चला सकती है, और इसको क्यों हमारे सरहदों पे इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। ऑलराइट, सो अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, बेहतरीन। और सबसे पहले तो कायनात आपका नाम है, और वेपनरी की कायनात के बारे में हमें थोड़ा सा एजुकेट कीजिएगा कि क्या कैलिबर है बुलेट्स का जो ये गन्स फायर करती हैं, इनका फायर रेट क्या है, कुछ इसके स्पेसिफिक्स बताएं। असल में ये दो वेरिएंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद दैट, दिस इज द ऑटोनमस वेपन जो कि आपका कैमरे से ट्रैक करता है और आपके टारगेट को हिट करता है। वेयर इज दिस, ये सेमी एटॉमिक है जो आप मैनुअली जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं। इन सब के ऊपर हमारे पास गन्स लगी हुई है जो कि 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की हैं, और हर गन का जो रेट ऑफ फायर है वो 1000 राउंड्स है। तो अब इस पे 3 है तो 3 विल बी इन अ टोटल हो जाएंगे 3000 राउंड्स एट वन टाइम। एक आपका जो भी ऑपरेटर है उसे कंट्रोल कर रहा है, वो एक वक्त में 3000 फाइट्स कर सकता है। डेफिनेटली इट्स अ हार्ड किट सोल्यूशन, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि आपने ड्रोन देखा है तो यू हैव टू शूट। तो मैक्सिमम आप अगर आप देखें, जब आप खुद आप नॉर्मली अगर एक बंदा एक गन कर रहा होगा तो वो 1000 राउंड्स कर सकता है, बट विद अ सिस्टम दैट इज ईजी टू यूज, ईजी टू ऑपरेट एंड ऑटोनमस ऑन द टॉप ऑफ इट, उससे आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आप ड्रोन को हिट करेंगे। एंड येस, एम्प्लॉयड ऑन द बॉर्डर्स, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द आर्मी। जी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इसको ऑर्गेनाइज करवा रही है और ये सारे मामला जो है ना वो इग्नाइट के थ्रू देखे जा रहे हैं ना। इग्नाइट एक ऐसा इदारा है जो बेसिकली फंड करता है। एट द सेम टाइम अगर हम ये कहें कि ये लफ्ज़ जो है इग्नाइट, इग्निशन देना किसी भी नए स्टार्टअप को या किसी इनिशिएटिव को, तो उससे उसके ऊपर मुकम्मल उतरता है इग्नाइट जो है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO इग्नाइट
मोहम्मद बिलाल अब्बासी साहब, जरा उनसे बात करते हैं। और जितना रश मुझे नजर आ रहा है ना, तो मुझे कहना चाहिए कि ये एक कामयाब इवेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल जिस हिसाब से लोगों का यहाँ पर रश है और लोगों से ज़्यादा जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज़, प्राइवेट सेक्टर के लोग और हमारे पास अगर आप देखें डिफेंस साइड से लोग जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आई वुड कॉल इट अ गुड इवेंट। और आई थिंक कि हमारे लिए सक्सेस का बैरोमीटर क्या है, लोग आएँ, सीखें, मोटिवेट हों कि रास एक्चुअली है क्या। क्या हम ये कह सकते हैं रास के अंदर राइट नाउ पाकिस्तान जो है एटलीस्ट उस दौड़ में शामिल हो गया कि दुनिया जहां जा रही है भाई हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं परेशान? जी बिल्कुल। देखें आपने बज़वर्ड एआई का बहुत सुना होगा। तो एआई ने जब फिजिकल शेप इख्तियार करनी है तो वो उसकी एआई की फिजिकल शेप रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम है। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने उस एआई को एक फिजिकल फॉर्म के अंदर लेकर आना है। एंड आई एम प्राउड टू टेल यू दिस थिंग कि यहाँ पर बहुत से सॉल्यूशंस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम के ऐसे हैं जो कि एआई बेस्ड हैं। तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीज़ होती है कि लीप फ्रॉग करना आसान होता है, बहुत सी चीज़ें जो आपने मिस कर दी हुई हैं यू कैन ऑलवेज कैच अप। आयरा है रोबोट का नाम, और ये रोबोट कहाँ कहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है, मार्केट में इसकी क्यों ज़रूरत है, और पाकिस्तान इस वक्त आयरा को क्या खुद प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्वेश्चंस लेकर हम उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी। सर कुछ आयरा के बारे में हमें बताएं और इसकी डेवलपमेंट के बारे में बताएं। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वक्त कनेक्टेड का वो ये है कि वी वुड लाइक टू इंडिजिनाइज एज मच एज पॉसिबल इन पाकिस्तान। तो ये रोबोट जो है इट इज़ 80% इंडिजिनाइज्ड इन पाकिस्तान। इसका सारा सॉफ्टवेयर, इसका हार्डवेयर मैक्सिमम जितना हम कर सकते थे वो हमने बनाया। सिर्फ 20% इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। एयरपोर्ट पे तो इट कैन बी ईजिली यूटिलाइज, क्योंकि यहाँ पर जहाँ लोगों को इंफॉर्मेशन लेनी होती है, इफ़ यू हैव सच रिपोर्ट्स अराउंड, तो आप जाके उनको प्रेजेंट करें अपना बोर्डिंग पास। इट कैन टेल यू विच गेट इट इज़, वेयर यू हैव टू गो। उसके अलावा आपको ये भी बता सकती है कि आपका फ़्लाइट का टाइम क्या है, अगर वो डिले हो गई है तो क्या रीज़न थी डिले हो गई है। और इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिलीवरी ऑफ एनीथिंग, क्योंकि इसके अंदर हम बॉक्स बना सकते हैं एंड यू वांट टू डिलीवर इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इट कैन टेक इट फुली ऑटोनोमस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू insert certain things which are going to be AI enabled. जब ये AI enabled हो जाएगी completely, then it can perform anything. It will learn quickly and then it will deploy it accordingly. रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम जो कि प्रोड्यूस होता है हैवी इंडस्ट्री टेक्सटा, जैसे कि नाम से ही जाहिर है हैवी इंडस्ट्री है। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट बनता है जो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम आपको शो कराते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अगर कैमरामैन मेरे साथ चल सकें, ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी दे सकूँ, इस ड्रोन की इंड्योरेंस जो है ना वो 2 आवर्स की है, 2 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। रेंज इसकी 20 किलोमीटर है एंड पे लोड ये 1 किलोग्राम तक लेकर जा सकता है। यानी कि इस वक्त जो दुनिया भर के अंदर वॉरफेयर चल रही है और वॉरफेयर के अंदर जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान इसके अंदर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बेहतर कर रहा है अपनी प्रोडक्शन को, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। आज बायोनिक्स की तरफ से हमारे साथ साकिब जावेद साहब मौजूद हैं कि जो खुद इसके यूज़र भी हैं, और उनसे हम डिटेल्स भी पूछते हैं कि बायोनिक्स जो ये मिशन लेके निकला, इसके पीछे अज़्म क्या था और ये प्रोस्थेटिक्स करते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। थैंक यू सो मच सर। ये बेसिकली हम बायोनिक्स प्रोस्थेटिक हैंड बनाते हैं जो कि हैंडीकैप होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं जो किसी भी सर्वल फैक्टर के अंदर उसका हाथ या लैम्प्स यूज लॉस होता है, फिर देन एआई के थ्रू हम उनको ना उनकी जो ज़िंदगी है उनको बदलने की अपनी कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बदले। तो वन ऑफ द यूज़र ऑफ देम कि मैं खुद भी बायोनिक्स का यूज़र भी हूँ और एम्प्लॉय भी बायोनिक्स के साथ हूँ। ये जैसे हमें आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ, ये मैंने जस्ट पुट कर दिया और देन आई कैन यूज़ माई ब्रेन सिग्नल और ब्रेन सिग्नल देन कैन डिटेक्ट द सेंसर और देन ही इज़ ओपन एट। और इसीलिए इसके साथ में डेली लाइफ की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक ड्राइविंग, आई एम राइटिंग एट दिस हैंड्स एंड आल्सो प्ले क्रिकेट विद देम एंड ऑल ऑफ द नेचुरल एक्टिविटीज़ विद आई प्ले एंड देम हैव। रोबोटिक्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ड्रोन्स जब आपने उड़ाने हैं तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं जो पहले हम करते थे बाहर से इंपोर्ट, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। हमारे साथ मौजूद है M&K टेक्नोलॉजीज़ के वो लोग जो बेसिकली ड्रोन मोटर्स को लोकली प्रोड्यूस करने के ऊपर काम कर रहे हैं। व्हाई डू वी नीड टू प्रोड्यूस दीज ड्रोन मोटर्स लोकली?
ड्रोन्स का देखें अब 21st सेंचुरी में बहुत बड़ा रोल आ गया है और पाकिस्तान में ये पहले प्रोड्यूस नहीं हो रही थी और हमें टोटली इंपोर्ट करनी पड़ रही थी ये मोटर्स। तो जैसे जैसे इनकी नीड बढ़ती गई है पाकिस्तान में, तो एक रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान की एक लोकल टेक्निकल मार्केट भी है और हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम लोकली इनको डिज़ाइन भी कर सकें और डेवलप भी कर सकें। तो वहाँ से हमें ये एक मोटिवेशन मिली एंड वी टुक इट एज अ चैलेंज और हमने पूरी दुनिया में वी वेंट टू ऑल द डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अंसार साहब, इस वक्त ये जो सिस्टम्स हमें हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं? ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इसके लिए डे हो या नाइट हो कोई चीज़ इसे छुप नहीं सकती। एनीथिंग, एनी लिविंग थिंग जो कि हीट प्रोड्यूस करती है, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो एनिमल है, कोई ह्यूमन बीइंग है, उसके सिग्नेचर्स लेता है और इसके जो कैमरास होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में। इसके पीछे आइडिया क्या था और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? सर, इस तरह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में जो स्टूडेंट्स काम करते हैं, ये आइडियाज़ वहाँ से निकलते हैं। आप स्टूडेंट्स को 10 प्रोजेक्ट्स पे लगाएं और आपको ऐसे यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे जो शायद कंपनी से नहीं निकलेंगे। इशू पाकिस्तान में ये होता है, उन बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते कि उन आइडियाज़ को इस लेवल तक लेके आ सकें। तो IST में ये एक मौका मिला और ये आइडियाज़ के पीछे सिर्फ ये था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने कन्फाइंड स्पेस में जाके लेनी है। फॉर एग्जांपल, कहीं जलजला आ गया है, अब वहाँ मलबे के अंदर किसी ड्रोन ने जाना है तो कहीं ना कहीं हिट होकर गिर जाएगा। तो ऐसा ड्रोन होना चाहिए जो इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सके ड्यूरिंग फ्लाइट और उसके बावजूद जो है अपना मिशन पूरा करके आ सके। तो ये आइडिया था इसके पीछे और इसके पीछे IST के स्टूडेंट्स थे। मैं नहीं था, ना ही कोई IST के डायरेक्टर लेवल के लोग थे। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। हमारे कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखा सकें तो ये है एक ब्रिज सिस्टम है, छोटा मॉडल है। इसके नीचे अगर आप देख सकते हैं जो व्हील्स लगे हुए हैं, ये एक टैंक का बेस है जो यहाँ नीचे है। इसको हम मूव कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ, ये चल सकता है। और इसके बाद इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म भी बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है, आगे भी और पीछे भी। इसी के साथ इसको आप कर्व के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप ये वाला एंड देखें, इस वक्त ये नीचे आ चुका है, ये दूसरी तरफ से ऊपर उठ रही है और फिर इसको आप रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हाइट इसकी एडजस्ट की जा सकती है। और ये सिस्टम्स पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं। आम इंसान की नीड यानी कि कपड़ा, और कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस है कि जिसको मुश्किल समझा जाता है और वो है मेजरमेंट कपड़े की। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैजिक IQ वालों ने AI बेस्ड ऑटोनमस सिस्टम बनाए हुए हैं कि जो ऑटोमेटेड हैं और गारमेंट साइज़ की मेजरमेंट के हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। आप देख सकते हैं वो तमाम नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं आपके, वो शर्ट की मेजरमेंट, मेरा हाथ भी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन में, और साथ छोटी मेजरमेंट्स यानी कि स्लीव की लेंथ, स्लीव की साइड और दीगर मेजरमेंट्स इसकी आपको बता रहे हैं इस वक्त जो सेंटीमीटर्स में। इनको सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए साइज़ में जो अगर आप इंचेस में रीड करना चाहते हैं तो रीड किया जा सकता है, अगर आप मिलीमीटर्स में लेके जाना चाहते हैं तो डिफरेंट स्केल्स पे भी मौजूद है। Navi, how are you? Navi is nodding. Navi is okay. So आपके घरों में ये रोबोट्स आपको नियर फ्यूचर में नज़र आ सकते हैं जो आपके बच्चों के साथ खेलेंगे, सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं और दीगर टास्क जो आपके घरों के अंदर आप सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है करने, वो शायद ये रोबोट्स करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के स्टेप्स जो फ्यूचर की तरफ चलते चले जा रहे हैं और जिस रास्ते पे हमारा मुल्क अब गामजन है वो कामयाबी की डायरेक्शन है और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे ये जवान और इनके एफर्ट्स भी तमाम। इंडस रास एक्सपो 2026 हमने जो कवर किया वो आपने देखा पाक चाइना सेंटर के अंदर, मैंने बहुत इंजॉय किया। और जब तक हम वहाँ पर थे तब तक वफाकी वज़ीर बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा वहाँ पर नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन हमने फिर भी उनसे जाना कि वो क्या सोच रही हैं एंड व्हाट इज़ द विजन बिहाइंड इट। बहुत शुक्रिया शिजा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पर आती हूँ, ये जो एक्सपो करवाई गई है रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम की पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर, क्या विजन था इसके पीछे? देखिए, पिछले 2 दिन में जो हमने इंडस रास एक्सपो 2026 इस्लामाबाद में मुनक्कद की, वो पहला इवेंट था जो कि रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स के हवाले से नेशनल लेवल पे किया गया। और इसके मकासद में से एक मकसद ये था कि हम जो हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी
चाहे वो मिलिट्री साइड की है, हमारी प्राइवेट सेक्टर की है, हमारे स्टार्टअप्स हैं, कि हमारी इस वक्त जो कैपेबिलिटी है उसको हम मैप भी करें और उसके मुताबिक फिर हम आगे अपना रोड मैप बनाएं। इसके पीछे एक डीपर एक पूरा थॉट प्रोसेस है और आगे रोड मैप है, और वो ये है कि हमने किस तरह से अपने आने वाले वक्त में, जिसमें अब तमाम हमारी सनत, हमारी ज़राअत, हमारी तालीम, हर चीज़ एआई की तरफ अब चली गई है, तो ये जो रोबोटिक्स और ऑटोनमस सिस्टम्स हैं ये उस एआई की मैनिफेस्टेशन है। ये जो हम ड्रोन्स आज इस्तेमाल करते हैं, हम हर तरह की, हमने देखिए कि फायर फाइटिंग के रोबोट्स थे, यहाँ पे रेस्क्यू मिशंस के रोबोट्स थे, वो प्रोफेशंस जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस थी, वहाँ पे अब बग़ैर इंसानी जान के ज़ाया होने के ख़तरे के हम अनमैन्ड ना सिर्फ जो कि है वो टेक्नोलॉजी को फोरफ्रंट पे रखा जा रहा है, बट टू सेव ह्यूमन लाइव्स और कम कॉम्प्लिकेट करने के लिए भी पुश किया जा रहा है। तो इसी लाइट में पाकिस्तान के अंदर जो वेंचर फंड कायम किए गए हैं इन स्टार्टअप्स को फ़रोग देने के लिए, इसके साथ और स्टेप्स क्या हैं जो लिए जा रहे हैं इस वक्त? एक तो हम इग्नाइट में जिस फ़ंड को प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, पाकिस्तान स्टार्टअप फ़ंड हमने लॉन्च कर रहे हैं और कुछ हमने शुरू भी किया है, और मकसद उसका ये है कि इंटरनेशनल, जब ये आपने देखा कि कोविड भी आया तो उसके बाद इंटरनेशनल जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आनी बंद हो गई, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है हमारे स्टार्टअप्स को कैपिटल, एक्सेस टू कैपिटल जो है, जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी कमी हुई, और बहुत सारा जो है वो चैलेंजेस और का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बनाने का मकसद ही ये है कि ये जो हम $20 मिलियन रख रहे हैं, हम कोशिश हमारी ये है कि उसमें से हम $10 मिलियन की बेस फंड बना के उस हमने इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स के लिए एक ओपन कंपटीशन कराया। उस कंपटीशन में जो जीतेंगे वो आके हमारा ये फ़ंड मैनेज करेंगे, और साथ कम से कम मैचिंग ग्रांट, नहीं तो 2x 3x तक हमें जो है वो अपना फ़ंड भी इसके अंदर हिस्सा डालेंगे। तो अगर हम $10 मिलियन रखते हैं तो वो $20 मिलियन अपनी तरफ से भी डालें, ताकि पाकिस्तान में उस फंड की जो हुजम है बड़ा हो सके। इसी तरीके से हम इस वक्त एक प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड क्रेडिट प्रोग्राम चला रहे हैं। जो दूसरी बड़ी एक कॉस्ट आती है स्टार्टअप्स को, वो क्लाउड होस्टिंग की आती है, कि उसके लिए एक हमने कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के ऊपर एक क्लाउड क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो खुली होती हैं। हमें अगर कोई स्टार्टअप अप्लाई करता है, हम उसकी प्रॉपर वेटिंग करके, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्लाउड कॉस्ट शेयर करती है। मैं एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम की बात करूंगी जिसको हम ब्रिज स्टार्ट कहते हैं, जो इग्नाइट के तहत हो रहा है, कि वो स्टार्टअप्स जिनको दुनिया में किसी भी दुनिया के एक्सेलरेटर में, हमारे स्टार्टअप्स प्लग एंड प्ले US से ग्रेजुएट किए हैं, हसन VC में हैं, रियाद में, गराज में हैं, ये तमाम दुनिया के बड़े एक्सेलरेटर्स हैं, कि अगर कोई स्टार्टअप किसका एक्सेलरेटर में एडमिशन उसका हो जाता है तो वो इस वजह से ना रह जाए क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फुली फंडेड आपको करेगी, बट कंडीशन ये है कि आपका एडमिशन हुआ हो। तो हम सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, अगर आपका एडमिशन हो गया है, आप अप्लाई करते हैं। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम। अगर ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर ये सारे स्टार्टअप्स अगर फ़रोग पाते हैं, एंड जब फ़ंड की बात आए, फ़ंड में अगर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा जो है ना वो हमारे नौजवानों को ज़रूर होगा, जो कि 60 to 65% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है। शीज़ा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई होप इस तरह की और कॉन्फ्रेंसेज भी हों और वर्कशॉप्स भी हों और एक्सपोज भी हों, ताकि दुनिया भर से लोग आकर देख सकें कि भाई पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे नहीं है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है जी, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दौड़ना चलने के खिलाफ ऐलान बगावत होता है कि तुम क्या आहिस्ता आहिस्ता चलते हो, मैं दौड़ कर दिखाता हूँ या मैं दौड़ कर दिखाती हूँ, और इसके अंदर नाम भी बना कर दिखाती हूँ। तो आज की हमारी मेहमान भी ऐसी ही हैं जिन्हें चलना इतना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा हम दौड़ना शुरू करेंगे। और दौड़ने के उनका आगाज़ जो था ना वो एक शौक़, एक हॉबी के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको ट्रांजिशन कर ली इसकी अपने करियर के अंदर, और वो खुद एक एथलीट बन गई। आज एक मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और जिस तरह हर दफ़ा मैं बहुत खुश होता हूँ अनाउंस करते हुए, क्योंकि जब ख़वातीन और लड़कियाँ और हमारी माएँ बहनें बेटियाँ निकल के आती हैं फील्ड्स में आगे, तो दिल से खुशी होती है। अब एशिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स मुकाबलों तक उनको उनका शौक़ लेकर गया। और अगर हम बात करें तो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली तमीन खान पाकिस्तान की पहली खातून एथलीट हैं कि जिन्होंने एशियन गेम्स और एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप
दोनों के अंदर मुल्क का नाम रोशन किया, नुमाइंदगी की। वो 5 मरतबा पाकिस्तान की तेज़ तरीन खातून स्प्रिंटर का एजाज़ भी हासिल कर चुकी हैं और 100 और 200 मीटर के रिकॉर्ड्स एथलेटिक्स के अंदर, दौड़ने के अंदर उनके खैबर पख्तूनख्वा के उन्हीं के पास हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम उनसे बात करेंगे उनके गोल्स और फ्यूचर बारे में कि क्या देखती हैं वो और किस तरह से स्पोर्ट को डेवलप करवाना चाहती हैं, प्लस मोटिवेशंस क्या आती हैं और हॉबी को प्रोफेशन में चेंज करके रिकॉर्ड्स कायम किए। सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम तामीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा तामीन, आपका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो पहले आपके नाम से शुरू करते हैं। नाम का मतलब क्या है? मेरे नेम का मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल। मुकम्मल। और ये 100 और 200 मीटर के रिकॉर्ड्स भी मुकम्मल तौर पर आप ही के नाम है? जी। अच्छा तामीन, ये बताएं हमें, एक बात तो बगैर पूछे ही मुझे पता है कि यूसैन बोल्ट की आप फ़ैन होंगी यकीनन। उन्हीं से मुतासिर होकर आपने दौड़ना शुरू किया या फिर कोई और आपकी इंस्पिरेशन था जिसको देखकर आपने कहा कि नहीं, चलना जो है ना वो मेरे लिए काफ़ी नहीं है, उस पर मैं कनात नहीं करूँगी, मुझे दौड़ना है, बल्कि स्प्रिंट करनी है? जैसा कि आपने कहा, यूसेन बोल्ट ऑब्वियसली सबके लिए ही इंस्पिरेशन है क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। लेकिन मैंने शुरू में एज अ हॉबी ही स्टार्ट किया था। मेरे जहन में ये नहीं था कि इसको प्रोफेशनल लेके चलना है आगे। वो कोचेस ने मुझ में स्पीड देखी, मैंने साथ साथ ट्रेनिंग की, इम्प्रूवमेंट आई, तो आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोविंशियल लेवल, फिर केपी लेवल, फिर नेशनल लेवल तक मैं आगे गई। तो मेरे फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर मैटरनल वो एक एथलीट थे, लेकिन मेरे टाइम पे वो नहीं थे। उनसे आई थिंक ये मुझ में आया और मैंने इसको फर्दर कंटिन्यू किया। और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन आपने एशियन गेम्स में की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में की, फिर आपने यहाँ के लिए तैयारी भी की होगी और फिर उसके बाद खेल के आने का, पार्टिसिपेट करके आने का आपका एक एक्सपीरियंस भी होगा। अब इन दोनों के लिए जो आपने तैयारी की और आपका एक्सपीरियंस था, कैसा फील हुआ और तामीन एज ए कैरेक्टर कैसी डेवलप हो के आई इस एक्सपीरियंस में से? बिल्कुल, किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए जब हम जाते हैं तो नेशनल इवेंट से उसकी प्रिपरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होती है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन भी टफ होता है। शुरू में थोड़े से चैलेंजेस थे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रैक नहीं था अवेलेबल पेशावर में, तो ट्रेनिंग में हमारे पास काफ़ी मुश्किलात आती थी, लेकिन अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की और वहाँ पे जाके मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अच्छी टाइमिंग्स भी की, डिसेंट टाइमिंग्स भी की। तो इस चीज़ से मेरे लिए एक्सपोजर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ा क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, आप इंटरनेशनली प्लेयर्स को परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, तो जिस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह से वो कम्पीट करते हैं, जिस तरह से वो मोटिवेटेड रहते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, ये सब चीज़ें हम वहाँ देख के अडॉप्ट करते हैं और इन सब चीज़ों को देख के ऑब्वियसली हमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। अडॉप्ट करना इज़ वन थिंग एंड उस अडॉप्शन को फिर कंसिस्टेंटली लेकर चलना इज़ अनदर थिंग। तामीन को स्प्रिंटर तामीन क्या बनाता है? क्या ये रोज़मर्रा की आदत हैं, ट्रेनिंग है, आपका माइंडसेट है? किसको सबसे ज़्यादा आप क्रेडिट देंगे या सबसे प्रायोरिटी पर क्या होता है आपके लिए? आई थिंक एज अ स्प्रिंटर हमारे लिए स्पोर्ट्स की अगर हम जनरली बात करें, स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कंसिस्टेंट कैसे रहना है, डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमने गिव अप कैसे नहीं करना और हमें कैसे लगे रहना है, अपने शौक को कंटिन्यू करना है, मेहनत करनी है। हर किसी की जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, हर एक चीज़ आती है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस से गुजर के और आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी मेहनत पे, तो यही चीज़ आपको आगे लेके जाती है। एक स्प्रिंटर के लिए यही चीज़ आपको तैयार करती है। अच्छा तामीन, आपके वर्कआउट्स की कुछ वीडियोस हम साइड बाय साइड प्ले कर रहे हैं और उन वीडियोस के अंदर जो कि है, मैंने देखा है कि आप बारबेल के ऊपर एक काफ़ी वज़न है जिसको आप जर्क कर रही हैं, तो कुछ अपने वर्कआउट्स की तरफ लेके जाएं क्योंकि काफ़ी सारी आपकी फ़ैन्स भी और जो नई बनने वाली फ़ैन्स भी हैं आपकी, वो भी देख रही होंगी कि ताकि वो इन चीज़ों को सेफली कॉपी कर सकें और फिर आपकी तरह एक बेहतर स्प्रिंटर बन सकें। बिल्कुल, तो हमारे जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हम 6 डेज पर वीक ट्रेनिंग करते हैं। हमारा ज़्यादा काम ट्रैक पे होता है, तो ट्रैक पे जो है हम स्पीड वर्कआउट करते हैं, अपने स्टेमिना को भी बनाते हैं और फिर स्पीड के साथ भी स्टेमिना को बरकरार रखते हैं ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। इसके साथ साथ हम जिम में भी वर्कआउट करते हैं क्योंकि हमें मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो जो हमारे पास मेन एक्सरसाइजेज होते हैं जैसे स्क्वाट्स हो गए, हिप थ्रस्ट हो गया, बेंच, क्लीन, ये सब चीज़ें हम करते हैं। इसके साथ एक्सेसरी वर्कआउट्स भी करते हैं ताकि हमारे मसल्स स्ट्रेंथ में आए और साथ ही हम एज ए स्प्रिंटर हमारे लिए एक्सप्लोसिव पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। इन सब चीज़ों को साथ लेके चल के एक स्प्रिंटर एक एथलीट बनता है।
व्हाट अबाउट डाइट? एक लड़की जो है ना वो वैसी बड़ी कॉन्शियस होती है अपनी डाइट के बारे में कि मुझे मोटा नहीं होना। आई नो स्प्रिंट करते हैं तो वैसी बर्न हो जाती हैं सारी कैलोरीज, बट अगेन आपको बहुत ज़्यादा पावर की जैसे आपने बात की, क्या वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट डाइट के ऊपर होती है और या फिर इसके लिए आपके डिफरेंट तरह के वर्कआउट्स होते हैं ताकि आपका बैलेंस बन सके कि पावर आपको खाने से मिले एंड देन उसको सस्टेन करना, उसको मास के अंदर कन्वर्ट करना वो आपके वर्कआउट से हो? तो ट्रेनिंग तो एक पार्ट है, लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए डाइट भी है, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग करते हैं हम इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस चीज में, हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स वो सब चीजें चाहिए होती हैं। तो जब एक प्लेयर अपनी डाइट का ख्याल नहीं करता, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक नहीं करता, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं करता, हाइड्रेटेड नहीं रहेगा, तो ये सब चीजें आप जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो वो आप उतना इंप्रूव नहीं कर सकते। तो व्हाट अबाउट पकोड़े, पिज्जा, बर्गर्स, क्या ये तामीन की डाइट के अंदर बिल्कुल शामिल है? निहारी, पाए वगैरह? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, बस संडेज पे कभी कभार चीट डेज होते हैं तो उस दिनों पे कर लेते हैं, लेकिन जनरली नहीं, हम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। राइट। तामीन, इन द एंड ये बता दीजिए कि स्पॉन्सर्स वगैरह का मसला तो नहीं होता, और क्या पाकिस्तान के अंदर आप नया टैलेंट उभरता हुआ देख रही हैं? हमारे पास पोटेंशियल है हमारे एथलीट्स के अंदर वर्ल्ड लेवल स्प्रिंटर बनने का? जी बिल्कुल पोटेंशियल है, जैसे कि मैं भी हूँ, बाकी सारे बहुत सारे और प्लेयर्स भी हैं, लड़कियां भी काफी ज्यादा अभी आने भी लगी हैं, इंटरेस्ट भी ले रही हैं। स्पॉन्सरशिप्स की आपने बात की, हमारे पास एथलेटिक्स में इतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल नहीं है, और ये चीजें हम एक लेवल तक अपनी तरफ से तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन बाकी आगे जाकर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इन चीजों पे। जो फेडरेशन होती है वो हमें कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजती है, लेकिन बाकी चीजों के लिए हमारे पास इतना फंड नहीं होता कि जो प्लेयर्स हैं हमारे पास हम उनको बाहर भेजें, एलीट लेवल की ट्रेनिंग दें, उनको कैंप्स दें, जैसे कि बाकी सारी कंट्रीज, जैसे इंडिया की एग्जांपल ले लें, वो अपने प्लेयर्स को बाहर भेज के डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो उसी तरह के वेदर एनवायरनमेंट में जाके ट्रेनिंग कराते हैं। ये चीजें हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी हम जरा लैक करते हैं, तो आई थिंक अगर इन चीजों पे काम किया जाए तो पोटेंशियल को आगे हम मजीद इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए तामीन, दो मकासद होते हैं आप जैसे एथलीट्स को बुलाने के। एक तो ये कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए सारी आवाम को कि आप लोग कौन है, किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, एट द सेम टाइम आप लोगों की मुश्किलात को उजागर करें ताकि स्टेक होल्डर्स तक आपकी बात पहुँच सके। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अगर कोई भी नुमाइंदा हमें देख रहा है, दीज आर द पीपल जिन्हें आपकी ज़रूरत है, इनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तामीन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई होप आप इसी तरह से कामयाबी हासिल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं जी, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, साथ रहिए। जी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और जो खबर आपको देने जा रहे हैं ये तो होना ही था, ये नविश्ता दीवार था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं और उसके बाद उसका फ़ौरन से असर जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों के ऊपर आना शुरू हो चुका है। स्पेशली अगर हम अपनी फूड बास्केट की बात करें तो उसको सबसे ज़्यादा हिट करती है डीज़ल की कीमत। और डीज़ल की कीमत राइट नाउ 378 रुपये 66 पैसे हो चुकी है, और मुख्तलिफ शहरों से जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँची है ना उसके मुताबिक सब्जियों की कीमतों के अंदर हो चुका है होशरुबा इजाफा। बिल्कुल, और उस इजाफे की वजह से जो सारिफ है आखिर पे वो पड़ता है तंग, और मंडी का रुझान जो है लोगों का कम हो जाता है, ख़रीदो फरोख्त में भी कमी आती है। और इसी सारी सिचुएशन को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से फैज़ान जलीस, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, कैसे हैं आप, और ये कराची के अंदर इम्पैक्ट तरह नज़र आ रहा है आपको? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्ज़ी और फलों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त सुपर हाईवे पर जो मरकज़ी सब्ज़ी मंडी है यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कीमतें गुज़िश्ता कुछ रोज़ के दौरान जो है वो बढ़ चुकी हैं। अगर गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीमतों पर फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त सबसे पहले अगर टमाटर की कीमत की बात की जाए तो उसमें इजाफा हुआ है, और इस वक्त 12 किलो की जो टमाटर की पेटी होती है वो 2800 से 3000 रुपये पर यहाँ फ़रोख्त की जा रही है। इस हिसाब से फ़ी किलो का जो टमाटर है वो यहाँ पर 216 से लेके 220 रुपये पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और ये टमाटर जो आम मार्केट में जाने के बाद आम शहरी को जो है वो 350 से 400 रुपये तक भी जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ आलू और अगर प्याज की बात की जाए तो जो प्याज की बोरी है फ़ी मन की वो 2300-2400 रुपये की फ़रोख्त की जा रही है, और जो आलू की बोरी है उसकी कीमत यहाँ पर इजाफे के बाद 2000 रुपये, और बी क्वालिटी का जो आलू है वो 1700 से 1800 रुपये पे फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की फ़ी किलो की कीमत मंडी में 300 रुपये रखी गई है, और जो लहसुन है
अगर उसकी बात की जाए तो ए क्वालिटी का लहसन 300 रुपये और बी क्वालिटी का लहसन जो है वो तकरीबन 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। फलों की बात की जाए तो जो आम है चौसा ए क्वालिटी का जो कि तकरीबन 220 रुपये और 200 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ फ़रोख्त किया जा रहा था, वो अब 250 रुपये से ज़ायद तक जो है वो पहुँच चुका है। फैजान, मैं यही कहूँगी कि ये नविश्ता दीवार था, इट वॉज रिटन ऑन द वॉल कि ये सारा मार्केट के अंदर ट्रांसलेट होना है इजाफा। हम ज़रा इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर क्या सिचुएशन है, स्पेशली टमाटर के बारे में हेडलाइंस चल रही थी कि भाई बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और वो ज़रूरी भी हैं, हर हांडी के अंदर आपने डालने होते हैं। सबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में सब्जियों की क्या सिचुएशन है, फ्रूट्स की क्या सिचुएशन है। सबा, प्लीज़ अपडेट। जी, मैं यही अपडेट करूंगी कि जैसे जैसे टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं वैसे वैसे ख़वातीन की जो सरदर्दी है वो भी बढ़ चुकी है। टमाटर हर सब्ज़ी में ही डलता है, लेकिन अब मजबूरन ख़वातीन जो हैं वो दही लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि दही से ही वो सालन बना रही हैं, क्योंकि टमाटर तो अब इस्लामाबाद में ख़रीदना महाल हो चुका है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर सरकारी रेट की एक लिस्ट मेरे पास मौजूद है और इस रेट के मुताबिक आज जो टमाटर का रेट है वो 285 रुपये है। लेकिन मैं सुबह मुख्तलिफ सेक्टर्स का भी मैंने विज़िट किया और वहाँ पर हमें जो टमाटर का रेट मिल रहा है, अगर G9, G10 और G8 का करें तो हमें 400 रुपये फ़ी किलो टमाटर मिल रहा है। अगर मैं स्वां गार्डन का जिक्र करूं तो वहां पर कल जो टमाटर मिल रहे थे वो 480 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे थे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सस्ती मार्केटें तो लगती हैं, लेकिन वो हफ्ते में 2 या 3 दिन में ही लगती हैं, तो इसी वजह से टमाटर का जो रेट है यहाँ पर जो टमाटर मिल रहा है वो इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त लिशबा भी हैं पेशावर से, और क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादातर गोश्त के साथ या गोश्त वाली हांडियों और कढ़ाइयों में किया जाता है, और पेशावर और गोश्त का होता तो है लेकिन विद गोश्त इसका रिश्ता जो है ना वो ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, ज़्यादा गहरा है। अलिशबा पेशावर से है। अलिशबा, शिनवारी और दुम्बे और कढ़ाइयाँ और टमाटर की सिचुएशन यहाँ पे तो 400 तक मिल रहा है। पेशावर में सब्जियों की, फ्रूट्स की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, बड़ी ईद के बाद जो है पेशावर में टमाटर की जो कीमत है वो बढ़ी थी और शहरी काफ़ी परेशान हमें नज़र आए थे, और अब तक टमाटर इतने ऊपर जा चुके हैं कि पेशावर के शहरी ये परेशान हो गए कि अब वो सब्ज़ी खाना शुरू कर दे और वो भी दही में बनाए या गोश्त छोड़ दे, क्योंकि पेशावरियों का जो है वो गोश्त खोर होते हैं और गोश्त के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। कढ़ाई जब तक टमाटर में खट्टी ना बने तो उसका मज़ा ही नहीं आता। तो पेशावर के शहरी तो टमाटर की कीमतों पर खासे परेशान है ही, लेकिन आज जो है एक खुशखबरी सामने आई और पेशावर में जो मंडी है उधर कीमत अचानक 60 से 70 रुपए टमाटर की नीचे आ गई है और फी किलो टमाटर यहाँ पर 300 रुपए किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जो कि कल तक 380 रुपए किलो में थे। लेकिन आम मार्केट में यही होता है, जब यहाँ से टमाटर जाते हैं और उधर मज़ीद उसकी कीमतें बढ़ जाती है और आम मार्केट में 400 से 450, 460 इस तरह की कीमत मिल रही है टमाटर की। तो शहरी इसी बात पर परेशान होते हैं कि सब्ज़ी तो महंगी होती है, लेकिन ये जो शहरियों की किस्मत में लिख दिया गया है परेशान होना। ये बताइएगा अलिशबा, और ये मैं सबा से भी जानना चाहूँगी, लेकिन अलिशबा पहले आप बता दीजिए क्या रेट लिस्ट के मुताबिक ही फ़रोख्त किया जा रहा है, और क्या यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ मुतहरिक आपको नज़र आई हैं कि जो लिस्ट है उसके मुताबिक ही फ़रोख्त किया जाए? अलिशबा, देखिए बात तो ये है कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव तो आता रहता है, लेकिन शहरियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ही रेट लिस्ट होती है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट जारी करती है उसमें आज टमाटर 280 रुपये है और मंडी में 300, इसी तरह बाहर जाए तो 400, 450 के ग्रान फरोज जो है पेशावर में हमेशा ही सरगर्म रहते हैं और वो रेट लिस्ट से ज़्यादा हमेशा 50 या 100 रुपये जो है वो ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई करती है, यही मैं चाह रही थी कि एटलीस्ट मेंशन हो जाए ऑन एयर। ये सबा आप भी बता दीजिए, मुख्तसरन प्राइस कंट्रोल कमेटियां नजर आ रही हैं? इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही हैं, और आप अगर एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पर जाएं तो वहाँ पर भी यही है कि अगर 400 की एक चीज़ मिल रही है, टमाटर हो या कोई भी सब्ज़ी हो या फल हो, तो वो आपको अगली दुकान पर 450 रुपये मिलेंगे। रेट लिस्ट का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ना विजिट करती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। इसी वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा, हम लोग लाहौर से भी पता करते हैं न्यूज़ क्या है और फिर आएंगे आपके पास। उमैर राना हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। शदीद बारिश के बाद क्या सिचुएशन है लाहौर की सब्जियों की? उमैर जी बिल्कुल, आवाज़ मुझे आ रही है। सब्जियों की कीमतों के बारे में आपको बताऊं तो सब्जियों की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं। सिर्फ 2 रोज़ के दौरान ही जो टमाटर है उनकी कीमत 400 रुपये से ज़्यादा उसमें इजाफा हो चुका है, और लगता है ऐसे कि जैसे लाहौर में मेरी सब्ज़ी और मेरी कीमत है, क्योंकि जो दुकानदार हैं, जो पोश इलाके के दुकानदार हैं, उनकी कीमतें तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो
टमाटर में इजाफा किया गया है। इसी तरह से जैसे गुंजान आबाद इलाके हैं, जैसे गढ़ी शाहू का इलाका है, उसके साथ साथ अंदरून लाहौर के इलाके हैं, वहाँ पर जो सरकारी निर्ख जो रोज़ाना की बुनियाद पर भेजे जाते हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, उससे जो है 50 से 60 रुपए किलो ज़्यादा है। इसी तरह से अगर सब्ज़ मसाला जात की कीमतें देखें वो भी बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो फ्रूट्स हैं, जो अगर आम की बात करें तो आम एक दिन के अंदर, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ बारिश थी तो उसकी कीमत में कमी देखने में आई है। तकरीबन जो चौंसा आम है उसका जो 1 किलो जो रेट है वो कल 250 रुपये किलो था और आज जो उसकी कीमत है वो 30 रुपये कमी के साथ 220 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से आड़ू और जो केले के रेट हैं उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया की जो रेट है वो लाहौर में कहीं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो सरकारी लिस्ट है वो कहा जाता है कि फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी, आपको परवाज़ करनी चाहिए, लेकिन वो शायद गलत समझ लिया, इंटरप्रिटेशन गलत होगी। परवाज़ वो सब्जियों और फ्रूट्स को करवा रहे हैं, हमारी फूड बास्केट जो है वो हिट हो रही है डायरेक्टली। बहुत शुक्रिया उमैर हमारे साथ मौजूद है, सबा एंड अलिशबा, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के। इस वक्त अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का कोई नुमाइंदा हमें देख रहा है, लेट मी से दिस, प्लीज़ जाकर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करवाइए, एक्टिव करवाइए, ताकि लोगों को रेट लिस्ट के मुताबिक तो मिल सके जितनी भी सब्जियां वहाँ पर मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। आप तक लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर एक स्टार स्टडेड कास्ट है और अपनी 2 एपिसोड्स के अंदर ही धूम मचा दी है, सोशल मीडिया पे भी और टेलीविज़न पे भी। अब इस स्टार स्टडेड कास्ट और इस प्यारे से वेंचर का कि जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी लेकिन सेंसिटिव कहानी एट द सेम टाइम, जो सोसाइटी के अंदर हर घर की कहानी होती है, लेके आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए और ड्रामों में भी, या ये नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके ड्रामे, आपकी आर्ट्स जो है ना, वो आपके माशरे का असल चेहरा, टैबू टॉपिक्स को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, और उनकी डिटेलिंग इस तरह से की जा रही है या नहीं की जा रही कि आप असल चेहरा देख सकें कि एक इंसान जिसकी इतनी लेयर्स होती हैं, क्या वो सही तरह से ड्रामे के अंदर पोर्ट्रे हुआ है या नहीं हुआ। कास्ट में कौन कौन शामिल है आपको बता देते हैं। एहसन खान है, उर्वा हुसैन है, सैफ अली खान और सानिया सईद साहिबा जो हैं वो मरकज़ी किरदारों के अंदर नज़र आ रही हैं, जबकि इसकी डायरेक्शन जो है वो की है सैफ़ी हसन साहब ने, और जो राइटर हैं इसकी मेरी बहुत ही फेवरेट हैं उमैरा अहमद साहिबा। आज तीसरी एपिसोड ऑन एयर होने जा रही है। लास्ट वीक 2 एपिसोड जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे ऑन एयर हुई थी, और इतना ज़बरदस्त इसका फीडबैक आया है कि आप सोचिए कि हम दूसरी मरतबा इसके ऊपर, आपकी इज्जत के ऊपर ये सेगमेंट करना चाह रहे थे और हम कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि आज हमें ज्वाइन कर लिया है लीड कैरेक्टर जो हीरो का किरदार कह सकते हैं निभा रहे हैं। एहसन खान हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा फीडबैक मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड ओवरऑल अपने किरदार के बारे में, ताबिश के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम एहसन, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ये इस ड्रामे के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। मियाँ बीवी की कहानी है, उनके रिश्ते के अंदर जो उतार चढ़ाव, मद्दो जज़र आते हैं, उसकी ये कहानी है। और लेकिन आपका किरदार जो है ना वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अभी तो हमें पता है कि अभी कहानी ने अनफोल्ड होना है, लेकिन जितना हमने OST के अंदर देखा है कि पहले आपकी शादी होगी, उसके बाद आप अमीर हो जाएंगे, उसके बाद आपका आई थिंक एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। सबसे चैलेंजिंग आपको क्या लगा इसके अंदर प्ले करना? चैलेंजिंग तो हर कैरेक्टर होता है, क्योंकि आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करके तो वो एक सर्टन कैरेक्टर प्ले करना होता है, और उस किरदार की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक अदाकार पोर्ट्रे कर रहा होता है स्क्रीन पे। एज, उसका बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन, उसका अंदाज, उसका स्टाइल, उसका घर, उसका चलना उठना बैठना, तरीक़ाकार, वो पूरी कंटिन्यूएशन होती है जो पूरे ड्रामे में एक कैरेक्टर बना के उसको लेके चलना होता है, विच इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर एन एक्टर ऑन इट्स ओन। बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलती, व्यूअर को देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक एक्टर जब कैरेक्टर को लेके चल रहा होता है तो उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये जो आपने इज्जत, तवज्जो और मोहब्बत की बात की, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता जो होता है ना, वो ऑनेस्टी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता, सिंसेरिटी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता आई थिंक खूबसूरत तरीन, सबसे अगर कोई खूबसूरत रिश्ता अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और हम देखते हैं हमारे माशरे की कहानियाँ हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये हमारे माशरे की नहीं, ये
पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि किस तरह से बीवियों की या शोहरों की बेकदरी की जाती है। और अगर कामयाब रिश्ता कोई चाहता है तो दूसरे की ज़रूरियात, दूसरे की ख्वाहिशात, दूसरे की चीज़ों को निगलेक्ट मत कीजिए। आप दूसरों को जब आप इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करने लग पड़ते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके मियाँ बीवी हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, माँ बाप हों, आप एक दूसरे का एहसास करना छोड़ देंगे तो रिश्ते आगे बढ़ नहीं सकते। और अल्लाह ने हमें दुनिया में रिश्तों में बांध के भेजा ही इसलिए कि हम एज ए सोसाइटी आगे बढ़ें और साथ चलें। और वो रिश्ते कामयाब ही सिर्फ एक दूसरे की एहसासात और तवज्जो से हो सकते हैं, उसके बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये जो बात इन्होंने कर दी है ना आयशा, कि सोसाइटी चले आगे इसलिए अल्लाह ने हमें रिश्तों में बांध के भेजा। आई थिंक सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिंसेरिटी की अगर हम बात करें तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर्स हैं जो सोसाइटी में नज़र आते हैं। अब एज एन एक्टर कि जो हम देखते आए हैं, एहसन खान, वो बड़े अच्छे तरीके से इन दोनों एस्पेक्ट्स को निभा लेते हैं। और ताबिश जो आप प्ले कर रहे हैं इस वक्त, उस कैरेक्टर को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? बहुत गलत इंसान है क्या, 2 नंबर बंदा है, ठीक आदमी नहीं है अगर हम लोग इसको कहें तो, या ताबिश एक ऐसा बंदा है कि जो हालात का शिकार है बेचारा और उससे चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती और ही वांट्स टू बी गुड? किस कैटेगरी में रखेंगे आप? अच्छा, ये बात तो तय है कि ताबिश विलन नहीं है, ये एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। हाँ, उसके ट्रेट्स नेगेटिव हैं और इस वक्त वो लोगों को नेगेटिव ही लग रहा है, लेकिन आप आगे जाके इसके किरदार में उतार चढ़ाव भी देखेंगे। आप बड़ी डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, और जो ग्रे कैरेक्टर्स जिनको कहते हैं ना ब्लैक और ना वाइट, उस तरह का कैरेक्टर है। और मैं इसको मनफी नहीं कहूँगा, मुआशरे में हमारे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे गलतियाँ होती हैं, और गलती, इंसान चूँकि गलती का पुतला है तो बहुत मर्तबा इंसान बुरा नहीं होता, वक्ती तौर पे वो गलती करता है और शायद उसको उसका एहसास भी हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो माफ़ी मांग ले, जिसको एहसास हो जाए, वो एक बेहतर इंसान होता है। उसके दिल के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बेहतरी होती है। और ये भी कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आगे जाके जब आप देखेंगे तो इसको, इस किरदार को अपनी गलतियों का एहसास भी होगा, लेकिन वो पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे बनती है, वो आप लोग देखेंगे, फीडबैक देंगे तो हमारी जो आवाम है हमें फीडबैक देगी तो फिर उनको समझ आएगा कि मैं क्या। ऐसे हमें एक्चुअली आदत हो चुकी है कि एक किरदार अगर अच्छा हमें फिल्म या मूवी में नजर आ रहा है तो हर एस्पेक्ट उसका अच्छा होना चाहिए। विलन है तो उसका हर एस्पेक्ट नेगेटिव होना चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन और तब्दीली आ रही है ना, कि एक इंसान के अंदर हर तरह की खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। ख़ता का पुतला भी है। आपने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। मसला तब होता है जब वो बार बार भूलना शुरू कर दे। अच्छा, उर्वा के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगी। आपके साथ वो अपोजिट हमें नज़र आ रही हैं लीड कास्ट के अंदर। इससे पहले भी उडारी में भी वो मौजूद थी उस ड्रामे के अंदर। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस वो शेयर कीजिए। उडारी को माशाल्लाह ये ड्रामा ऑन एयर हुआ है तो उडारी को इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years नाउ, ऑलमोस्ट। और अभी तक लोग उस प्ले से हमें याद करते हैं, मुझे याद करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि उस प्ले से याद किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्ले था। तो उर्वा हम दोस्त हैं और आई थिंक मैं उर्वा के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन अदाकार हैं उर्वा, और एक बेहतरीन इंसान भी हैं, और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है उर्वा। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर, और काम अच्छा तो है ही उनका, इसमें तो कोई शक नहीं, उन्होंने अपने आपको पहले प्रूफ वो कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात एक्टर में होती है, कभी भी लर्निंग के लिए अपना दरवाज़ा क्लोज ना करे। कि एक्टर जो है वो ये ना सोचता है कि मुझे सब कुछ आता है। और उर्वा जब सेट पे आती है तो वो ऐसे शुरू करती थी काम कि जैसे पहली बार काम कर रही हैं, यानी सो फ्रेश, सो न्यू एंड ओपन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हाट डू यू से। कोई भी सजेशन आप उनको दे दें, कोई भी बात उनसे डिस्कस कर लें, एक्टिंग के कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करें। सैफी भाई और वो बैठ के आधा घंटा डिस्कशंस होती थी। और आई थिंक उर्वा उन एक्टर्स में से है कि जो वक्त से पहले सेट पे पहुंचना, काम मेहनत के साथ पूरे सीन्स याद होना, तैयार फौरन 2 मिनट में होना।
आई मीन एनी को एक्टर व्हाट एल्स वुड ही आस्क फॉर जब ऐसी को एक्ट्रेस हो कि वो इतनी इंटेलिजेंट भी हो कि आपको नए से नए पहलू कैरेक्टर के वो निकालती है, अपने सिर्फ नहीं दूसरों के लिए भी। तो आई थॉरली एंजॉय वर्किंग विद हर। ऐसा मैं ईद समझती हूँ आपके साथ काम करने वाला इंसान अगर इंटेलिजेंट भी है, कोऑपरेटिव भी है और वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन है, तो डेफिनेटली आपको भी मज़ा आता है काम करके। आपके बारे में बात करी मैं, थैंक यू सो मच। वैसे मैं आपके बारे में सोच रहा था जब आप ये बात कर रहे थे। देखें, अपने वर्क प्लेस के ऊपर एक चीज़ का ख्याल रखा करें, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है, आपने अपनी टीम बना के चलनी होती है। और जिस तरह एहसन बता रहे थे जो वर्क एथिक है, टाइम से पहले पहुंचना, पंक्चुअलिटी, ये चीज़ें होती हैं कि जो हमेशा प्रॉब्लम संभालने में करामत साबित होती हैं और अच्छे तरीके से प्रॉब्लम संभाल लिए जाते हैं। तो उर्वा के बारे में मुझे ये नए फैक्ट्स पता चले, मुझे नहीं पता थे। थैंक यू सो मच, एहसन हमारे साथ मौजूद थे। और आपकी इज्जत ये ड्रामा आज तीसरी एपिसोड इसकी ऑन एयर होने जा रही है हम नेटवर्क के ऊपर रात 8 बजे, जुम्मा और हफ्ता एवरी वीक आप देख सकेंगे। प्लीज़ देखिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। हमारे पेज पर भी दे सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर भी दे सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत अरसे के बाद क्रिकेट के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और कल से इसका आगाज़ होगा। शायकीन क्रिकेट जो हैं वो मुंतज़िर भी थे फीफा के बाद, अब फाइनली क्रिकेट की तरफ नज़रें मरकूज़ होंगी। और इस मरतबा कुछ तब्दीली भी है, और वो तब्दीली जो क्रिकेट लवर्स ने जानते हैं कि बाबर आजम एक मरतबा फिर कप्तानी की जिम्मेदारियां संभालते हुए हमें नज़र आएंगे। जबकि अगर हम स्क्वाड को देखें तो हमें एक बड़ा अच्छा इम्तिजाज जो है ना, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। सीनियर खिलाड़ी भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, जो कि होने चाहिए किसी भी एक बैलेंस टीम के लिए। अच्छा, जो क्वेश्चन है ना वो मेरे दिमाग में अभी भी वही रिंग कर रहा है कि जब बाबर आजम के लिए ये बात की जा रही थी कि इनको जो कि कैप्टनसी दी जाएगी, वो ये है कि बाबर आजम की कैप्टनसी की वजह से उनकी बैटिंग इम्पैक्ट हो रही थी, जिस वजह से बाबर आजम ने कैप्टनसी से दूरी इख्तियार की थी और फिर उसके बाद दोबारा उनको कैप्टनसी के रोल में ला के रखा गया। क्या ये प्रेशर बाबर आजम मेंटेन कर पाएंगे? एंड सेकेंडली, वी ऑल नो द पॉलिटिक्स दैट इज इनसाइड ऑफ द टीम के जो वो ऑफ द पिच पॉलिटिक्स होती है सारी, तो इनका असर इन चीज़ों का बाबर आजम पे क्या होगा और बाबर आजम की कैप्टनसी में ये सीरीज किस तरह से चलेगी? किए हैं वो एज अ क्रिकेटर या नहीं किए इन चंद सालों में? हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं इस सीरीज़ के बारे में जानेंगे, बाबर आजम के बारे में भी, एंड देन वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस जो हैं उसके बारे में, और पाकिस्तान क्या तैयार है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, प्लीज़ बताइएगा कैसे हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबर आजम एक मरतबा फिर से कैप्टन होंगे और लीड करेंगे टीम को, आपको लगता है वो तैयार हैं इस मरतबा, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी रखेंगे एंड कैप्टनसी भी बेहतर करेंगे? अब मजबूरी में उन्होंने ले ली है ये कप्तानी, कोई चॉइसेस ऐसी नजर नहीं आ रही थी। और जहाँ तक अभी आपने सेंट्रो में पॉलिटिक्स और इसकी बातें की है तो बहुत पुरानी चल रही है, और मेरा ख्याल है कि संभालने की कोशिश की गई है, एक सीनियर आदमी को फिर से कप्तानी दे दी है, और जिस तरह उनको हटाया गया था, मेरा ख्याल है कि कोई भी होता तो शायद ये कप्तानी नहीं। राइट, अगर इस कप्तानी का जो इशू है वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे मुल्क के लिए उन्होंने ली, ये कह ली जी, अगर इस कप्तानी का इशू उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ना करे, तो ये जो हमारे पास है सीरीज, इस सीरीज के अंदर आपको क्या लगता है? वेस्ट इंडीज़ एक टफ टीम तो है, लेकिन उनका भी कुछ अरसे से डामाडोल चल रहा है, तो हमें बैटिंग वाली तरफ या हमें बॉलिंग वाली तरफ, किस तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले तो कप्तानी का जहाँ तक कहा, वो एक की प्लेयर है पाकिस्तान के और परफॉर्म कर रहे थे। बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जिसकी वजह से वो जो है वो हालांकि डिस्टर्ब हुए और परफॉर्म नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम मिली जुली है, यंग भी हैं और उसमें सीनियर्स भी हैं, तो आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है और वेस्ट इंडीज को हराना। लेकिन अपने मुल्क में वो जो है काफी अच्छे हैं, और जाहिर है हमारी एक कमजोरी है जो कि हमें बांग्लादेश के खिलाफ हमें नजर आई थी कि जो है फास्ट बॉलिंग पे उन्होंने ऐसी पिचेस बनाई जिससे हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई। तो अब देखना ही है कि वेस्ट इंडीज क्या करती है, और उनके पास वैसे भी अच्छे तेज बॉलर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो साइड मैच खेला उसमें परफॉर्मेंस सबने की है। आई होप, मुझे उम्मीद है दोनों है, लेकिन हमें बैटिंग पे बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, हमें लंबे रन करने पड़ेंगे।
लंबे रन करने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ नए खिलाड़ी भी जा रहे हैं, जैसे अजान अवैस जो हैं वो भी स्क्वाड में शामिल हैं। नए खिलाड़ियों के लिए कोई शौक तो नहीं होगा वहाँ पर जाकर? नई कंडीशंस है, वैसे तो डेफिनेटली आपको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, बट हमारे खिलाड़ी कर लेंगे इजीली अडेप्ट वहाँ की कंडीशंस को? ये कंडीशन तो ऑलमोस्ट हमारी जैसी होगी, ऐसा कोई वो नहीं है, बल्कि वो पिचेस तो अब नहीं है जो हमारे टाइम में होती थी, और वो बॉलर भी वो नहीं है जो हमारे टाइम में होते थे, जिनकी शक्लें ही देख के आदमी डर जाता था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एडजस्ट करना चाहिए। हमारी टीम नई है, आपने 2-3 प्लेयर का नाम दिया, ये अजान अवैस मेरे साथ अभी 2-3 साल पहले जो है अंडर 19 बांग्लादेश खेलने गए थे, और बड़ी जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस की थी, और कई लड़के हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अभी सीनियर्स पे ये जाएंगे, और जो हमारी बैटिंग लाइन सीनियर की है वो है, और अजान अवैस तो खेलेंगे डेफिनेटली, उन्होंने रन किए हुए। तो अब देखना ये होगा कि हमें किस तरह हम अपनी 11 की टीम बनाते हैं। हमारी 11 की टीम ठीक नहीं बनती काफी टाइम से, और हम बैटिंग को बढ़ाते जाते हैं बिकॉज ऑफ कि आपकी जो है वो बैटिंग एक्सपोज होती है। तो देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पूरी टीम 11 की अच्छी खिलानी चाहिए, और साथ बॉलिंग, जो कि अभी बॉलिंग में भी प्रॉब्लम जरूर है हमें, इसलिए कि हमारे पास पेस वाली बॉलिंग अभी खत्म हुई भी है। 115 अभी 25 ज्यादा ज्यादा 130 तक जा रहे हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि सीम और स्विंग अगर कहीं मिला तो हमारे बॉलर्स भी कामयाब हो सकते हैं। हमारे बॉलर्स भी कामयाब हो सकते हैं। चलें, वी होप कि हमारे बॉलर्स भी कामयाब हों। एक शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में आपके मुताबिक फेवरेट कौन रहेगा? इसका बिल्कुल शॉर्ट सा, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ क्लोजिंग नाउ। देखिए, मैं इसको सिर्फ यही कहूंगा कि आपने अभी उनको यहाँ पर अपने मुल्क में हराया था, फिर उन्होंने भी आपको, तो इतना मुश्किल काम नहीं है वहाँ, क्योंकि ये अटैकिंग प्लेयर हैं, ये किसी वक्त भी जो है आप क्लैप्स हो सकते हैं। तो जरूर एडवांटेज उनको है जरूर, मगर नाउम्मीद नहीं हूं मैं, और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, तौसीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना है कि टीम ठीक लग रही है, जिसके अंदर यंगस्टर्स भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, और बाबर आजम ने उनके मुताबिक, तौसीफ साहब के मुताबिक, मजबूरी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया एक मरतबा फिर से कैप्टनसी। अब देखना पड़ेगा कि वो मजबूरी में ली गई कैप्टनसी को किस तरह लेकर चलते हैं, और उनकी अपनी परफॉर्मेंस एज अ प्लेयर खुदा न खास्ता मुतासिर तो नहीं होती। इसके साथ ही हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि वक्त हो चुका है हमारे पास ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे हम मंडे को। तब तक के लिए आप अच्छा सा वक्त गुजारिए, अपना वीकेंड अच्छा रखिएगा। कोशिश करें कि मौसम को घर रहकर ही इंजॉय करें, या थोड़ी बहुत आप ड्राइव भी कर सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ मत जाइएगा, बारिशें बहुत ज़्यादा है, ख़तरा बहुत ज़्यादा है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।